मतलब होता है कि जो करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, करंट को रोके, उसको तो बोलते हैं रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का ठीक अपोजिट होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब जो करंट को फ्लो होने दे, अपने अंदर से फ्लो होने दे, तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। अब देखिएगा यहाँ है द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट। तो किसी भी कंडक्टर में कितने आराम से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो जाते हैं, उस चीज़ को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल जी। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस, और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो कंडक्टेंस जो है कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और ये रेसिस्टेंस जो है ना, रेसिस्टेंस का अपोजिट, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देखिएगा। एक तो इसकी यूनिट जो है ये रेसिप्रोकल हो गया रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, ओम को क्या लिखते हैं, OHM, या ये सिंबल होता है इसका। तो हम ये कहेंगे ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, या तो इसको ऐसे लिख दो पर ओम, ओम की पावर -1, रेसिप्रोकल है ना, ये तो पर ओम लिखती है। या फिर ये जो ओम लिखा है ना, OHM, इसी को उल्टा करके, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है तो इसी को उल्टा करके लिख दो नो। ठीक है, ये भी ऐसा यूनिट होती है। और या फिर इसकी ऐसा यूनिट होती है सीमेंस। ठीक है, आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी कंपनी भी है, सीमेंस पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड। सीमेंस नहीं सुना, बहुत बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स बनाते हैं, जर्मन कंपनी। तो ये तीनों ही इसकी ऐसा यूनिट है कंडक्टेंस। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसा कि कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का जस्ट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ऐसी कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेसिस्टिविटी क्या, रो। ठीक है, तो हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इसका सिंबल है। सिग्मा के दो सिंबल होते हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं ना, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD, तो ये कैपिटल A हो गया, ये स्मॉल a हो गया। ऐसे ही जो सिग्मा है, सिग्मा ये तो होता है कैपिटल सिग्मा, ये होता है स्मॉल सिग्मा। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल लेटर वाला वही फर्क है। तो कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल। तो रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी का जो हमने ऐसा यूनिट देखी थी वो थी ओम मीटर, मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। अब ये जो पर ओम है इसको मोहो बोल सकते हैं, तो मोहो मीटर बोल दीजिए, या सीमेंस पर मीटर बोल दीजिए, आपके पास। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछा जाता है। वैसे गलत है, जो आपके यहाँ थ्योरी ज़्यादा थी ना एग्जाम में, वैसे गलत है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल की वेटेज और 10% बढ़ा दी गई है, तो थ्योरी उतनी देनी नहीं चाहिए थी। बताना भी तो चाहिए कि बताना भी चाहिए था। उन्होंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए, डेरिवेशन नहीं सर बता दी, हमें ना डेरिवेशन आई भी नहीं, हम न्यूमेरिकल की कैसे थे, एक ही क्वेश्चन लगाया। फिर भी भाई बस आगे का जो है नियम याद रखना कि जितना नोट्स में दे रखा है, नोट्स में मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। NCERT भी कवर कर रखी है, ऐसा लगता है, तो इसको तो पूरा रट कर चले जाना अच्छे से। और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स फिर आपका पेपर बढ़िया होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो सर आपको डेरिवेशन लिखा है, उसमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, इसकी नहीं लिखनी पड़ती? अगर जितनी मैंने लिख रखी है, अगर उतनी लिखते हैं बहुत है। अगर थोड़ी बहुत कम भी लिख दोगे ना, डायग्राम जरूर बनेगा, जिसको डायग्राम जरूर बनेगा। और जो मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट पूरा प्रूव करके दिखा दो। तो हार्डली अगर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी कम भी लिखी है, आधा नंबर काटेगा टीचर, नहीं तो जनरली दे ही देते हैं, पूरे नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही प्रिंट कर दिया वहाँ पर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो हम ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अभी हम देखने वाले वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है वो देखिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो इफ कैपिटल E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज। तो हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने वेक्टोरिकली जो देखा था वो आ रहा था माइनस डी वी अपॉन डी आर। आर यहाँ पर क्या था, आर यहाँ पर ये था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो एक जगह सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, एक जगह सारा नेगेटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है। तो उस पॉजिटिव में और नेगेटिव में उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है तो क्या बोल रहे हैं ये, इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ एल है, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इस तरह से मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ एल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इस कंडक्टर को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो मान लीजिए हमने ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव जो है वो डायरेक्ट इस वाले एंड के कॉन्टैक्ट में है और नेगेटिव डायरेक्टली इस एंड के कॉन्टैक्ट में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्रिएट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो गैप है दैट इज एल। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से v कितना निकल जाएगा, e इंटू एल। ये तो फॉर्मूले में हमने वो डी आर लिया था, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरे कंडक्टर की बात ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल, तो v विल बी इक्वल टू ई एल, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, v इज इक्वल टू ई एल, इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू ई एल। यहाँ तक बताइए क्लियर, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया एक कंडक्टर का जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट, ओम्स लॉ से हम ये भी देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर है, v इज इक्वल टू आई आर है, ये ओम्स लॉ कहता है। तो इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम ये कहेंगे कि जो रेसिस्टेंस है R, उसको क्या मैं रेसिस्टिविटी की टर्म्स में लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। R क्या होता है, रो एल अपॉन ए इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी। तो हम ये कहेंगे V इज इक्वल टू आई, R की जगह रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। एक ही बात है भाई, V इज इक्वल टू आई आर है, इक्वेशन नंबर 2 बोला मैंने इसको, हमने R की जगह रेसिस्टिविटी के टर्म्स में लिख दिया, रो एल अपॉन ए लिख दिया R की जगह। यहाँ पर बताइए, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे चलता हूँ। तो अब मैं ये कहूँगा कि मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देना। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने का मतलब है एक दूसरे के इक्वल रख देना, ठीक है। तो ई एल इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि दोनों ही मुझे पोटेंशियल दे रहे हैं, एक पोटेंशियल की वैल्यू ये है, एक पोटेंशियल की वैल्यू ये है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से क्या होगा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आ गया रो अपॉन ए, सॉरी आई जो है आई इंटू रो अपॉन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई इज इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू रो। एक नई टर्म होती है आई अपॉन ए। करंट को अगर एरिया से डिवाइड कर देते हैं, एरिया क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर करंट को एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, स्मॉल जे। ई इज इक्वल टू जे रो, ये हो गया, ई इज इक्वल टू जे रो। उसके बाद देखिएगा, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टोरिकली अगर इसको लिखना चाहें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू रो पहले लिख लीजिए और जे बाद में लिखिए, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू रो जे वेक्टर। उसके बाद हम ये कहेंगे, हमने अभी अभी देखा कि जो कंडक्टिविटी है ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब
अगर कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल निकालूँ तो वो रेसिस्टिविटी हो जाएगी। तो जैसे ये रो है, इस रो को मैं 1 सिग्मा लिख सकता हूँ, 1 सिग्मा इनटू जी वेक्टर, 1 सिग्मा इनटू जी वेक्टर। तो इसको इधर ले आएंगे, सिग्मा ई वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर। इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ सीधा है। द अबव इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बताइए तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हुआ। अगला देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी वैल्यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी वैल्यूज। रेसिस्टिविटी की वैल्यूज़ पर ध्यान देते हुए हम सॉलिड्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सुनिएगा, सबसे पहला है कंडक्टर। थ्योरेटिकल पार्ट है, आप समझ जाएंगे। कंडक्टर, द मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये हमें पता ही है, जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे तरीके से, वेल तरीके से कंडक्ट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं कंडक्टर्स। दे हैव लो रेसिस्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, तो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर में जो रेसिस्टिविटी है वो 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 ओम मीटर और 10 की पावर -6 ओम मीटर में छोटी वैल्यू कौन सी है? -8। ठीक है, तो ये आपका 10 की पावर -8 ओम मीटर और 10 की पावर -6 ओम मीटर के बीच में इनकी रेसिस्टिविटी वैल्यू लाई करती है। तो 10 की पावर -8 तो बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब क्या है? आराम से कहते हैं करंट को कि भाई हो जा पास, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो करंट को पास होने दूँगा, कंडक्टर है। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में है, द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। दे हैव हाई रेसिस्टिविटी मोर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी इट इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर 4 ओम मीटर। कहाँ तो इतनी कम, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6, और कहाँ इतनी ज़्यादा, 10,000 ओम मीटर है ना। 10 की पावर 4 मतलब 10,000 ओम मीटर से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है उनकी रेसिस्टिविटी की। मतलब पास ही नहीं होते, पास हो भी नहीं देते इलेक्ट्रिक करंट को, रोक लेते हैं वहीं के में। ठीक, ये इंसुलेटर हो गया। उसके बाद एक नया टर्म पढ़ेंगे, नया टर्म है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर क्या है कि कभी तो कंडक्ट करता है, कभी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो मर्जी नहीं है उसकी, मर्जी नहीं है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक, जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में सेमीकंडक्टर चिप बनती है। अब वो सेमीकंडक्टर चिप, जिसको आपने कई बार सुना होगा मदरबोर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन जो वाटरप्रूफ, आजकल वाटरप्रूफ मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, जो वाटरप्रूफ नहीं है वो मोबाइल फ़ोन अगर पानी में गिर जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, और जो भी रिपेयर अगर उनको कराने जाते हैं तो वो कह देते हैं भैया इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, मदरबोर्ड तो 8 से 10,000 रुपये का आएगा, इट्स बेटर कि आप नया मोबाइल फ़ोन लें। ठीक है, फिर आपको लगता है कि चलो नया ही ले लेते हैं। तो वो जो मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड ही उसकी जान है, सब कुछ हो ही है। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड क्या है कि जैसे कोई भी हम डिवाइस लेते हैं, टीवी ले लो या लैपटॉप ले लो या फिर मोबाइल फ़ोन ले लो, जिन पर भी डिस्प्ले है, जिन पर भी डिस्प्ले है, तो उसमें आप ये देखिएगा कि उसमें होता क्या है कि उसमें ना एक चिप होती है। तो वो चिप बनती है या तो सिलिकॉन की और या फिर वो बनती है जर्मेनियम की। तो दो होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम थोड़ा सा अच्छा सेमीकंडक्टर नहीं होता, सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर होता है। आपने सुना भी होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या कंप्यूटर वाले या IT वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन सबका ड्रीम होता है कि वो सिलिकॉन वैली में चले जाएँ। सिलिकॉन वैली सुना होगा आपने, अमेरिका में है ना। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे अच्छी जॉब्स हैं अवेलेबल इन लोगों के लिए, जो IT प्रोफेशनल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंजीनियर्स हैं, उन सब के लिए।
तो वहाँ पर उसको सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं? सिलिकॉन वैली इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सारा जो काम है वो चलता है सिलिकॉन पर, ठीक है। तो जो मदरबोर्ड है वो सिलिकॉन का ही बनता है। अब उसमें होता क्या है, वो सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है? वो सिलिकॉन का इस वजह से बनाया जाता है कि मैं मोबाइल फ़ोन जेब में लेकर घूम रहा हूँ और मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब मान लो वो जो उसका जो मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड जो है वो किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना दिया जाए तो यहाँ तो जान ही निकल जाएगी हमारी, ठीक है। करंट ही लगता रहेगा और चिपक जाएंगे, डायरेक्ट करंट वैसे होगा, आदमी बचेगा ही नहीं। तो हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिस डिवाइस में जब चाहे तो तब कंडक्टर की तरह बिहेव करे और जब चाहे तो तब इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो जब चाहे तो तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करे और जब चाहे, आज मुझे लग रहा है इसको ना तुमसे बात करनी थी, देखती भी जाएगी। नया फेज़ चल रहा है, एक बीच में फेज़ ये भी आता है, शायद आप जब छोटे होंगे, जब मैं छोटा हूँगा, सभी की लाइफ में आया होगा, शोर मचाने वाला, फालतू में शोर, बस वैसे ही बिना मतलब, सुबह उठ गए तो भी शोर बिना मतलब। तो उसमें पेरेंट्स को गुस्सा आता है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ मतलब 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बच्चा फिर शांत होना भी शुरू हो जाता है। अभी ये फेज़ चल रहा है कि कहीं से निकल के जाएगी तो घूमते हैं, कभी इसको देख ले कभी उसको देख ले। लिफ्ट में भी यही काम करती है, हमें नज़र नीचे करनी पड़ जाती है, भाई भूल क्यों रही है। तो यही चल रहा है। उसके बाद हाय हेलो भी हो जाती है, किसी किसी से हाय हेलो। तो भाई हाँ, मैं क्या कह रहा था, सेमीकंडक्टर जो है, तो सेमीकंडक्टर में ये होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होता है, जो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, नहीं तो नहीं करता। जैसे हमने अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर दिया चार्जर के साथ, तो चार्जर के साथ कनेक्ट करने पर उसमें होता क्या है कि उसका मामूली सा टेम्परेचर बढ़ता है, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ है तो उसको यूज़ ना किया जाए, करंट लग सकता है, चिपक सकते हो, न जाने कितने केसेस भी हुए, किसी का कान जल गया, किसी का गाल जल गया, तो चार्जर के साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। हालांकि कुछ अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन जैसे आते हैं कितने, उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी यूज़र मैनुअल पड़ता ही नहीं है, ठीक है, सब यूज़ करना शुरू कर देते हैं इसको। तो सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप चाहेंगे तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जब आप चाहेंगे चार्जर हटा दिया तो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, चिपका, और जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो फिर वो इंसुलेटर हो गया। तो देखिएगा सेमीकंडक्टर्स में है, दीज आर द मटेरियल्स हुज रेसिस्टिविटीज लाई इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दैट इज 10 की पावर -6 ओम, ये इसकी मैक्सिमम रेसिस्टिविटी थी, और इसकी रेसिस्टिविटी तो 10 की पावर 4 से ज़्यादा होती है। इन दोनों के बीच में लाई करेगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी है इट लाइज बिटवीन 10 की पावर -6 ओम टू 10 की पावर +4 ओम। ठीक है जी। अच्छा, मुझे कल ही किसी बच्चे ने बताया कि नया सिलेबस आ गया, आप लोगों को भी पता होगा शायद। अच्छा, मुझे पता नहीं। चलिए मैं ज़रा एक बार देख लेता हूँ। अगला जो टॉपिक है ये कमर्शियल रेसिस्टर्स वाला, लास्ट ईयर नहीं था इस सिलेबस में, तो मैं एक बार देख कर बता देता हूँ कि इस बार है या नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है। तो ऑनलाइन वालों के पास मोबाइल फ़ोन तो अभी होगा ही, और मैं ग्रुप पर ये सिलेबस डाल रहा हूँ जो लेटेस्ट है इस साल का 2024-25, तो आप वो देख लीजिए, है ना। यहाँ मैं पढ़कर बता ही रहा हूँ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये टोटल 24 पेज की PDF फाइल है। इसमें आपके मतलब की मैं बताऊँ 11th और 12th की कॉमन होती है ना, तो आपके मतलब का जो है वो पेज नंबर 12 से स्टार्ट होता है ना। शुरुआत के 11 पेजेस आपके लिए बेकार है, तो पेज नंबर 12 से आ जाइए। पेज नंबर 12 के बाद पेज नंबर 13 पर, हाँ 13 पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, फिर है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी करना है हमें, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट ये भी करना है, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी अभी करा, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, किरचॉफ्स रूल्स नहीं करनी भाई, कार्बन रेसिस्टर वाला नहीं करनी। हाँ नहीं वो मैं पढ़ चुका हूँ, कुछ भी नहीं रहा है वो मैंने पढ़ लिया। अब जरा देखिएगा कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स, जो आपका पेज नंबर 10 है, तो साइड में नोटबुक में मैं हार्ड कॉपी इसकी दे दूंगा आपको 2 या 3 दिन के अंदर। पेज नंबर 10 पर आप नोट करें, एक टॉपिक लिखिएगा कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स, पेज नंबर 10 अपने नोट्स में लिख लो, नोटबुक में लिख लो कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स, पेज नंबर 10 ऑफ योर नोट्स लिखिए, पेज 10 कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स, ये नहीं करना है, पेज 10 कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स, ये वाला नहीं करना। और कहाँ तक नहीं करना है, पेज नंबर 11 गायब कर दो, नहीं करना है, पेज नंबर 12 भी गायब, ये भी नहीं करना है, 13 भी नहीं करना है, 14 में इसके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ये भी नहीं करना। हाँ ठीक है, और आप इसमें पेज नंबर 15 पर आ जाइए बस सीधा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, पेज नंबर 10 पर जो कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर है, पेज नंबर 10 पर कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर, तो पेज नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 ये पूरा गायब कर दीजिए। 14 के बाद सीधा 15 पर आ जाइए, कैरियर्स ऑफ करंट, ठीक है। कैरियर्स ऑफ करंट, करंट को कौन कैरी करके लेकर जाता है, कौन अपने साथ करंट को फ्लो करवाता है, तो देखते हैं अभी। And the charged particles which by flowing in a definite direction set up an electric current are called current carriers। तो वो जो charged particles होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और उन्हीं के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उन्हीं को हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो किसी किसी चीज़ में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्जेस करंट को लेकर जा रहे हैं अपने साथ, मतलब करंट फ्लो करवा रहे हैं, उन्हीं के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसी किसी सब्सटेंस में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो है वो कैरियर है। कैरियर मतलब क्या चीज़ हो गई, एनीथिंग विच कैरीज समथिंग, जो किसी चीज़ को कैरी करके अपने ऊपर लेकर जा रहा है। तो अब आप ये देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट करेंगे सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में देखिए, इन मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। मेटालिक कंडक्टर्स हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेटल क्या होता है, मेटल की बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी मेटल की बात करिए, जो मेटल क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। कैटायन कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल होते हैं। फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही भागेंगे इधर से, क्योंकि वो फ्री है, तो वो भागेंगे तो वही करंट का कैरियर बनेगा। तो यही है यहाँ पर कि द चार्ज पार्ट इन मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन्स। तो लो से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला है इन सॉलिड्स। सॉलिड्स, तो सॉलिड्स पे जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा कॉपर के वायर का ले लिया, और अगेन ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर पॉजिटिव का इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा इस एंड पर, नेगेटिव का इम्पैक्ट इस वाले एंड पर पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि अब ये तो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक्चुअली वायर ही है पूरी की पूरी, बस इतना सेक्शन में थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि यहाँ इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दिखाई देगा, अरे ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो वो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ भागेंगे, ठीक है। तो ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जैसे हम हैं, हम सीधे ऐसे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना वैसे शक्तिमान की तरह चलता है। शक्तिमान घूमता था ना गोल गोल और फिर सीधा जाता था, वो ड्रिफ्ट करते हुए ऐसे करते जाता है, अलग ही स्टाइल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक।
गोल गोल घूमेगा, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल रीजन। हम इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है, ये नेगेटिव टर्मिनल तो ये लोअर पोटेंशियल, तो ये इसकी तरफ चलता है। ठीक है, आगे देखेंगे इन लिक्विड्स। लिक्विड्स, अभी लिक्विड ऐसे नहीं कि हमने पेट्रोल ले लिया और पेट्रोल के थ्रू चाह रहे हैं कि करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, पेट्रोल नहीं, हम लिक्विड कौन सा लेंगे? हम लिक्विड भी वो वाला लेंगे जिसके थ्रू कंडक्शन पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल एसिड ले लिया, कोई डाइल्यूट एसिड HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, उनके आंसर बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। और एसिड्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बेसिस भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इन इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स का मतलब ऐसे लिक्विड जिनके आयंस आसानी से टूट जाए। कॉपर सल्फेट भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो इन इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन has Cu2+ and SO4 2- ions which act as the charge carriers। तो हमने क्या करा कि अब हमने एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में हमने वायर डिप कर दी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ नहीं पूछी जाती। हमने कहा ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक बैटरी ले ली, पॉजिटिव टर्मिनल ये इधर डिप कर दिया एक वायर, और नेगेटिव टर्मिनल वाला वायर डिप करने से पहले इधर हमने ये बल्ब लगा दिया और ये वायर ऐसे डिप कर दिया। तो अगर मान लीजिए इस पूरे सेटअप को मैं ऐसे बाहर निकाल दूँ, इसमें लिक्विड में डिप ना करूँ, ठीक है, तो क्या होगा? हम ये कहेंगे यार वायर ही टूटा हुआ है बीच में से, वायर कनेक्टेड ही नहीं है। जब वायर कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट इनकम्प्लीट है तो भाई बल्ब चलेगा ही नहीं। और फिर क्या करा हमने, एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल वाला इधर डिप कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल वाला इधर डिप कर दिया और बीच में कनेक्ट कर दिया एक बल्ब। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करेगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो हम ये कहेंगे क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है ये कंडक्ट करता है। तो कौन चार्ज कैरियर्स हैं इसके अंदर? हम ये कहेंगे कि जैसे ही मैंने बैटरी अप्लाई करी यहाँ पर, कनेक्शन जैसे ही मैंने इसको दिया, तो क्या होगा? ये जो कॉपर सल्फेट है इट ब्रेक्स इनटू Cu2+ आयंस इनटू SO4 2-, इसकी वैलेंसी 2- होगी, इसकी 2+ होगी, तो SO4 2- आयंस। तो ये पॉजिटिव आयंस भी इसके अंदर अब अवेलेबल है बहुत सारे, और नेगेटिव आयंस भी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इनका फ्लो शुरू हो जाता है, यही करंट को लेकर दौड़ते हैं। और जब ये करंट को लेकर दौड़ते हैं तो करंट पहुंचेगा बल्ब तक और बल्ब विल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये लिक्विड्स हो गया। सॉलिड्स में क्या होगा? सॉलिड्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे चार्ज कैरियर्स। लिक्विड्स में क्या होगा? लिक्विड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के दोनों होंगे चार्ज कैरियर्स। जितना भी नोट्स में दे रखा है भाई सारा का सारा लर्न करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इन सब में से छोटी छोटी चीज़ें MCQ में कहीं बनाकर दे देते हैं। कहीं पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है, 3 नंबर वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ना मत ये सोचकर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिएगा गैसेस। गैसेस की बात करते हैं। इन आयनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन आयनाइज्ड गैसेस। आयनाइज्ड गैसेस कोई भी ऐसी गैस जिसके आयंस अलग अलग टूट जाएं। ठीक है, तो आयनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये कहेंगे कि इसके अंदर कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन है जिसकी वैलेंसी 2- होती है। ठीक है, क्रॉस ओवर वैलेंसीज लिखी जाती है, 2 इसके साथ 4 इसके साथ, तो 2 2 4 तभी तो CO2 बनता है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, 2 बन जाएगा 2 2 4 तो ये CO2 बन जाता है इसमें से। हम ये कहते हैं कि जो आयनाइज्ड गैसेस हैं, आयनाइज्ड गैसेस में ये पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, ये नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करता है। और उसके अलावा जो गैसेस हैं उसमें थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अगर 1 2 3 4 कुछ भी 1-2% भी अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी भागते हैं, पॉजिटिव आयन भी भागता है और नेगेटिव आयन भी भागता है। ये सारे के सारे करंट को लेकर दौड़ते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें दोबारा से बताता हूँ। सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, लिक्विड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, गैसेज में
पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों होते हैं चार्ज कैरियर्स। अब आगे आ जाते हैं, अगला है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आप समझ जाइए कि एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड है, कुछ नहीं है उसके अंदर, वैक्यूम का मतलब एम्प्टी स्पेस, ठीक है। इन वैक्यूम ट्यूब्स लाइक रेडियो वॉल्व्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब, ये जो होता है ना, जैसे रेडियो वॉल्व्स, तो रेडियो वॉल्व्स शायद आपने देखा ही होगा। रेडियो आजकल वो चल रहा है, छोटा सा बात है ना, सारे गामा का वो आता है, तो उसमें क्या है ना कि वो कुछ तो प्री लोडेड सॉन्ग्स होते हैं और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, और अब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला भी आ रहा है, तो इंटरनेट से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो सिर्फ कहने के लिए कि हमने एक पुरानी डिवाइस को थोड़ा सा रिजुनेट करके बना दिया रेडियो को, एक्चुअली रेडियो नहीं है। रेडियो वो होता है जो कभी कभी किसी किसी फिल्म में दिखा देते हैं ना, बड़ा सा डब्बा सा होता है, तो उसमें वॉल्व लगी रहती थी, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्व्स, और वो फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता था, बड़ी मुश्किल से फ्रीक्वेंसी कैच करता था, तो वो रेडियो वॉल्व्स। ऐसे ही टीवी आजकल देखें, जितना पतला टीवी, जितना स्लिम टीवी, उतना ही महंगा है ना। और पहले आपने अगर पुराने टीवी शायद आप लोगों ने देखे, वो होते बड़े बड़े, पीछे तक पूरा तबला सा निकला रहता था, हाँ, तो उसमें क्या होता था, और वो हैवी भी इतने होते थे कि दो लोग मिलकर एक इधर से पकड़ रहे हैं, अभी आ जा। और अभी क्या, एक सिंगल सा टीवी आता है, उसको लटका देते हैं सीधी दीवार में, ठीक। तो अब आप ये समझिएगा कि वो जो बड़ा टीवी होता था, उसके अंदर पीछे ना एक लंबी सी ट्यूब निकली रहती थी, उस ट्यूब को ही कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या पिक्चर ट्यूब बोल देते थे। वो ट्यूब गई तो टीवी गया, आगे से कांच का होता था वो पूरा, ठीक है। तो मतलब उसके टूटने के भी चांसेस ज़्यादा रहते थे, गिर गया तो टूट गया, किसी बच्चे ने कुछ मार दिया तो टूट गया। तो वो जो होता था उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता था। वैक्यूम का मतलब उसके अंदर वैक्यूम की हेल्प से सारी की सारी गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था। तो अब आप ये देखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। तो इसमें कैथोड जो है, बस इतना सिर्फ आप याद रखिए, इसमें हमको इसके डिटेल में नहीं जाना। ये जो कैथोड होता है, कैथोड किसको बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल? हाँ, कुछ दोनों बोल दो, दोबारा कुछ और बोल दो, चलो नेगेटिव होता है, ठीक है। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये पता है कैसे, इसको याद रखना, कैटायन पॉजिटिव आयन है तो कैथोड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। एनायन नेगेटिव आयन्स है तो एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो कैथोड जो है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट अ टर्मिनल, तो वही तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा एक के पीछे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे और वो पिक्चर पर आ जाता था, फिल्म स्टार्स, टीवी सीरियल्स, वो सब आ जाता था। चलिए जी, तो वैक्यूम ट्यूब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द कैथोड, ठीक है, ये हो गया। सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आयंस, गैसेस में पॉजिटिव आयन, आयनाइज्ड गैसेस में पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, और जो लास्ट हमने देखा वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द कैथोड, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलिए, वाई इज इट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट इन मेटल्स। मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ, दोबारा से बस पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिएगा, इन मेटल्स ऐसा क्यों है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही करंट को कैरी करते हैं, ठीक। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं सारे मेटल्स, वही लिखा होगा। इन मेटल्स द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, the valence electrons of one atom are close to the neighboring atoms and experience electrical forces due to them, so they do not remain attached to a particular atom but can hop from one atom to another and are free to move throughout the lattice. These free electrons are responsible for conduction in metals, ठीक है। एक मिनट दीजिए, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं आपको ना 10-15 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, क्लास में थी। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मेटल्स। तो मेटल में जितने भी छोटे एटम्स हैं वो लूजली पैक्ड तो नहीं है ना, मेटल तो बड़ा सॉलिड होता है, तो सारे एटम्स एक दूसरे के पास चिपके हुए रहते हैं, और हर एक एटम क्या करता है, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो बाजू में नेबरिंग एटम है उसके पास चला जाएगा, उसके बराबर वाले के पास चला जाएगा, उसके बराबर वाले, तो इलेक्ट्रॉन कूदता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को खूब पाथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं है बीच में, खाली स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर उसको नेबरिंग एटम्स मिल जाएंगे, नेबरिंग एटम्स तक वो जंप करेगा। जैसे ही नेबरिंग एटम के पास जाएगा, नेबरिंग एटम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा हुआ है, उनको लात मार के भगा देगा उसको। मैं पहले से बैठा हूँ, तो कहाँ से आ रहा है अंदर, ठीक है, मुझे खुद यहाँ से जंप करना है, तो और आ गया मेरी जगह पर। उसने उसको लात मारी, अगले ने उसको लात मारी, तो टक 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 लगते रहेंगे। टकराव होता रहेगा बहुत ज़बरदस्त। उनको सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। सांस लेने का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करने का टाइम, रिलैक्स करने का टाइम। तो वही मेरे को अगला टॉपिक वही करना है, कंसेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन्स को रिलैक्स करने का कितना टाइम मिलता है। वो बार बार टकराएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया दूसरे इलेक्ट्रॉन पर। अब वो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जंप करके जाएगा तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। ये जैसे मान लीजिए, बस ज़्यादा नहीं पकाऊंगा इसमें, केमिस्ट्री तो कई बच्चे बोर होते हैं ना, इस वजह से कह रहा हूँ। पता नहीं क्या है कि जो बच्चा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है वो केमिस्ट्री से बोर होता है। अभी 3-4 दिन पहले पेपर हुआ था इसका, CUET का, और उसमें भी बच्चों ने बताया कि सर केमिस्ट्री तो हम छोड़ कर ही आ गए। तो जिसकी फिजिक्स अच्छी हो, पता नहीं क्यों केमिस्ट्री में ढीला होता है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है वो फिजिक्स में ढीला। तो खैर इसको देखते हैं कि यहाँ पहला शेल है, तो पहले शेल से किसी का मतलब नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिथियम की बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिथियम में 2 ही शेल होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बराबर में एक और एटम, उसमें भी पहला शेल, ऐसे ही दूसरा शेल, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये फ्री है तो बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकला, इसके पास गया, अंदर वाले के पास तो जाएगा नहीं ना। टकराव पहले किससे होगा, बाहर वाली शेल से, ठीक है। बाहर वाली शेल के पास गया, ये कहेगा भाई मैं खुद निकलने का है रास्ता ढूंढ रहा हूँ, तो फिर आ गया मुझे परेशान कर, ठीक है। तो ये कहता है चल कोई बात नहीं, चल दोनों भाई कूदते हैं, ये दोनों बाहर कूदे। बाजू में एक और आइटम है, वहाँ पर टकरा गया, तो इनके बीच में ना टकराव होता रहता है। और जब टकराव होता रहता है तो क्या होता है कि इनको सांस लेने का टाइम, यानी कि रिलैक्स करने का टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसके पास गया, हॉप का मतलब जंप करना, जंप करके जब यहाँ से यहाँ गया, तो बीच में कुछ भी जो कोई जरा सा टाइम लगा, उसको बोल देते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम है इसका, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे का कितना है, तो पहले के रिलैक्सेशन टाइम को बोल दिया टाउ 1, दूसरे के रिलैक्सेशन टाइम को बोल दिया टाउ 2, तीसरे को टाउ 3। ऐसे हमने कहा कि करोड़ों एटम्स हैं, तो हमने ये कहा कि अच्छा चलो n मान लिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबके रिलैक्सेशन टाइम को ऐड कर लिया और डिवाइड बाई n कर दिया, तो तब जाकर जो एक टाइम आता है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम निकालते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते रहते हैं, तो इसी वजह से जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। कोई भी चीज़ जब टकराएगी तो वो गर्म होगी, हम ताली भी बजाएंगे तो हमारे हाथ भी, हथेलियाँ भी गर्म हो जाती हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, इसी चीज़ को मेरे को आगे लेकर चलना है। अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है कि जिस वेलोसिटी के साथ में ये सीधा नहीं जा रहा, चुपचाप नहीं जा रहा है, यहाँ से घूमता हुआ शक्तिमान की तरह जाकर टक से लगेगा उसको, अगला वाला भी घूम कर जाएगा आगे। तो वो जो घूमते हुए जा रहे हैं और घूमते हुए जो सीधे जा रहे हैं, वो जो उनकी वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट जैसे बाइक ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वही। तो मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नियरली 10 to the power 28 पर क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर 28, करोड़ों का भी करोड़ है 10 की पावर 28, ठीक है। 10 की पावर 7 होता है ना 1 करोड़, है ना, तो 7 × 4 28, ठीक है। तो मतलब करोड़ का भी 4 टाइम्स 4 पावर, बल्कि इतने ज़्यादा 1 मीटर क्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। आगे चलते हैं। In the absence of any electric field, these electrons are in a state of continuous random motion due to thermal energy. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं करा, मतलब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, कंडक्टर ऐसे ही लोहे की रॉड है ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। और जब तक उसमें कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक वो झटका नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहेगी। तो तब तक उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रैंडम मोशन में इधर उधर घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं। At room temperature they move with velocities of the order of 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर में वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, लोहे की रॉड के अंदर, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते रहते हैं। कहानी की तरह समझिएगा। However, these velocities are distributed randomly in all direction। तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे यहाँ पर दिखा है ना इलेक्ट्रॉन्स तभी इससे जा रहे हैं यहाँ पर एकदम से, मतलब एक लाइन बन गई है,
कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इधर उधर टक 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 कहीं भी टक्कर मार रहा है अंधाधुंध, है ना। तो वो हमने कह दिया रैंडम मैनर हो गया। अब क्या करा, अब हमने कहा देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। On the average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. तो हम ये कहेंगे कि on an average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. तो अभी मैंने क्या करा, अभी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो हमने कहा कि एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर 500 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 250 इधर जा रहे हैं और 250 इधर आ रहे हैं, फिर आपस में फिर टक्कर हो जाएगी और नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर मेरे को मिल गया नेगेटिव नेगेटिव, वो फिर लात मारेंगे एक दूसरे को, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल करेंगे ना एक दूसरे को, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो उनमें ऐसे टकराव चलता रहेगा, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज आधे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आधे इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। If u1, u2 till un are the random velocities of n free electrons, then average velocity of electrons will be, तो average velocity कितनी हो जाएगी, अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 टिल un अपॉन कैपिटल, ये एवरेज वेलोसिटी होगी, और ये जीरो बोल रहे हैं, जीरो क्यों बोल रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, और क्या है वेलोसिटी 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और इधर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी अगर प्लस है तो भाई इसकी माइनस हो गई। तो ऑन एन एवरेज आधे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर जा रहे हैं और आधे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो जब उनको समअप करेंगे तो इधर वाले सारे पॉजिटिव, इधर वाले सारे नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सबका सेम, तो कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएगा। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन 1 करोड़ भी कर दो तो जीरो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी तक मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं करी, आगे चलते हैं। Thus there is no net flow of charge in any direction. जब तक बैटरी नहीं लगाई है तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कहीं नहीं होगा, और नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो आप लोहे की रॉड को आसानी से पकड़ सकते हो, आपको करंट नहीं लगेगा। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स माइनस ई वेक्टर in the opposite direction of E vector since an electron has a negative charge and undergoes an acceleration A given by this. मैंने कहा बैटरी कनेक्ट कर दी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आ गया इधर नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, यानी कि बैटरी अप्लाई करते जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे, अरे वाह वाह पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे सारे के सारे, ये इस तरफ गया, ये भी इस तरफ गया, ये भी इस तरफ गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपना किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो फोर्स इन पर लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पर वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसलिए हमने उसको बोल दिया माइनस ई वेक्टर। ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिव का हमने लिया क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस तरह। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई, फोर्स होता है क्यू इंटू ई, ठीक है। तो क्यू क्या है, क्यू की जगह हम ई लेंगे, ई यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव क्यों लिया है, नेगेटिव इस वजह से लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो भाई इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर नेगेटिव माइनस हो गया, ठीक है। दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये मालूम है आपको। तो भाई एक्सेलरेशन कैसे निकल जाएगा, F अपॉन m, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, F अपॉन m। F कितना है, माइनस ई वेक्टर, माइनस ई वेक्टर अपॉन m, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ तक समझ गए, एक्सेलरेशन किसका है, एक इलेक्ट्रॉन का है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेलरेशन आ गया, वेयर m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बात करते हैं आगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 accelerates for
टाइम tau1 बिफोर इट सफर्स नेक्स्ट कोलिजन, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है, फोर्स लगेगी किसी भी चीज़ पर तो भाई उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। मान लो कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी हुई है, आपने उस पर हल्का सा फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ी ना, स्पीड के बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन कब तक सफ़र करेगा, जब तक टकराव ना हो जाए, टकराव होते फिर कुछ वेलोसिटी चेंज होगी उसकी, उल्टी डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाकर अगले इलेक्ट्रॉन को टकराने तक टाइम लगा tau1, उस टाइम को tau1 मान लिया, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, याद रखना। पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau1। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो कूदेगा, तो इसकी वेलोसिटी u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau2। अब मन में आपके ये आएगा, अच्छा इसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, हो सकता है इसका एक्सेलरेशन अलग हो गया, नहीं एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम, पूरे के पूरे कंडक्टर में एक ही बैटरी लगाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, पूरे का पूरा सब में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इलेक्ट्रॉन का फिक्स मास होता है 9.1 × 10⁻³ तो एक्सेलरेशन तो सही नहीं रहने वाला, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है और ये तीनों फैक्टर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही करते करते हमने कहा कि भाई लास्ट में nth जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau। यहाँ तक बोलो क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हमने ये कहा therefore average velocity vd vector of all the n electrons will be, हमने कहा कि सबकी निकाली है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी निकलती है सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक, vd वेक्टर बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ आपको, क्लास होगी ना इसके बाद, 2 मिनट दीजिए बस कंप्लीट हो। vd वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डॉट 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 टिल vn अपॉन n। अब सबकी वैल्यू डालिए, v1 क्या हो जाएगा, u1 वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर tau1, u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर सॉरी अल्फा tau2 प्लस डॉट 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 u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau अपॉन कैपिटल N। ये हो गया। अब इसमें u1 u2 टिल un इनको एक तरफ ले लो, तो एक तरफ ले लिया, प्लस a वेक्टर tau1 tau2 डॉट 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 tau1 इनको एक तरफ ले लिया। डिनोमिनेटर में n है तो n को इनके साथ ले लो अगर, और n को इनके साथ दिया जा सकता है ऐसे, जब डिनोमिनेटर है हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसके साथ भी रख दो आप n और इसके साथ भी रख दो, एक ही बात है। तो हमने एक्सेलरेशन वाले a वेक्टर वो सारे एक तरफ ले लिए और u1 u2 ये सारे एक तरफ ले लिए। भाई ये जो पूरे का पूरा है ये तो 0 के बराबर है, और ये मैं निकाल के आ रहा हूँ vd वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा अल्फा वेक्टर और इस पूरे को हम बोल देंगे टाउ। ठीक है, बस इतना रिलेशन कर लीजिए, आगे एक्सप्लेन करूँगा। टाउ को कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और वीडी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई, जब आप परसों की क्लास में आएंगे ना तो एक बार ना मैसेज जरूर चेक कर लेना, हो सकता है परसों क्लास ना हो। ठीक है, तो एक बार मैसेज आप लोग चेक कर लीजिएगा, और उस केस में सभी बच्चे प्रिपेयर रहिएगा कि फिर संडे को क्लास हो, अगर परसों का मैं ऑफ रखूँगा तो संडे को क्लास हो। ठीक है, चलिए जी, ओके।